दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। जैसा कि आपको पता था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शंस भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में तो 1 अक्टूबर को ख़त्म हो गए थे, तीसरे दौर का इलेक्शन हो गया था। हरियाणा में 5 अक्टूबर को हुआ इलेक्शन और आज 8 अक्टूबर थी, रिजल्ट्स भी आ गए। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजॉरिटी मिल गई और वो सरकार भी बनाने की कवायद में है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को कामयाबी मिली है, उनकी मेजॉरिटी आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 49 सीटें मिली हैं जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। पीडीपी, जिसके साथ 2014 में बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, उनको मात्र 3 सीटें मिली हैं और 9 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों आपस में गठबंधन में थे और वो 12 अक्टूबर को सरकार बनाने की कवायद में जा चुके हैं। अब वो 12 अक्टूबर को अपनी सरकार बनाएंगे। उस समय जाके पता चलेगा कि कौन मिनिस्टर बन रहा है और कौन नहीं, कौन क्या पोजीशन हासिल करेगा, कौन क्या बनेगा। इस बार के चुनावों में जो सबसे खास बात हुई वो ये हुई, बड़े बड़े दिग्गज जिनमें सजाद लोन, अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी के अध्यक्ष, इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और पीडीपी की चेयरपर्सन भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना जो बीजेपी के हैं, ये सब अपनी सीटें हार गए, अपनी अपनी इलेक्शन हार गए। हैरानगी की बात है, अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु वो भी इलेक्शन में थे, खड़े थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो भी इलेक्शन हार गए। उनको मात्र 129 वोट पड़े। इस बार के इलेक्शन में 1.48% लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया कि हमें इनमें से कोई भी उम्मीदवार नहीं चाहिए, और एजाज गुरु को तो नोटा से भी कम वोट पड़े। जो नई बात ही हुई वो ये कि डोडा सीट से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक इलेक्शन जीत गए। ये पहली बार इलेक्शन लड़े थे आम आदमी पार्टी की टिकट पे और आम आदमी पार्टी की टिकट पे वो जीत भी गए। दोस्तों, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और उसकी बीजेपी इसकी पीडीपी की सरकार बनी थी, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद तकरीबन ख़त्म ही था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े अच्छे और ज़ोरदार तरीके से घाटी में वापसी की है। चुनावों के दौरान जो रुझान या जो लोगों के विचार थे या जो न्यूज़ मार्केट में फैल रही थी वो ये थी कि उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला अपनी गांदरबल और दूसरी सीट दोनों सीटों से भारी मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। और फ़ारूक अब्दुल्ला ने, उनके पिता फ़ारूक अब्दुल्ला ने यह डिक्लेयर भी कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही आने वाले भावी चीफ मिनिस्टर होंगे। चलिए दोस्तों, ये तो इलेक्शन की बात थी। अब मैं एक और खबर आपको देना चाहता हूँ जो इसी के साथ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, आप वो भी देखिए और समझिए। अब मैं आपको दूसरी खबर के बारे में बताता हूँ। पिछले हफ्ते जम्मू में कुछ क्रिकेट मैच 2020 क्रिकेट मैच हुए। इनमें कुछ टीमों ने भाग लिया जो बाहर से भी आई थीं। उन मैचों को देखने के लिए जम्मू के लोगों में कोई उत्साह नहीं था, कोई जोश भी नहीं था। कारण वो ये, एक तो मैच एक ऐसे समय पे हो रहे थे जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर था। मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने नेता को जिताने के लिए उसकी रैलियां और उनकी सभाओं में
भाग ले रहे थे या उनके साथ चल रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि लोगों में मैच देखने का कोई उत्साह या वो देखना नहीं चाहते थे। अगर आप पूरी दुनिया में किसी को भी देखें या किसी से भी पूछें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेज़ किस खेल को लेकर है, तो हर एक का जवाब होगा क्रिकेट। और हैरानगी की बात है कि जम्मू में मैच हो रहे हैं, टीमें बाहर से आई हैं और लोग देखने के लिए नहीं पहुंच रहे। इन मैचों को देखने के लिए 400 रुपये की टिकट रखी गई थी। 400 रुपया एक अमाउंट होता है। अगर आपने 400 रुपये की टिकट रखी थी तो आपके पास बैठने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम या और साफ़ सफाई का इंतज़ाम भी होना चाहिए, जो कि वहाँ पर नहीं था। चिप्स का पैकेट जो बाहर 20 रुपये में मिलता है वो वहाँ पे 30 रुपये का बिक रहा था। पानी की बोतल जो बाहर 20 रुपये की बिकती है वो वहाँ पे 30 रुपये की बिकती है। 1 और 2 मैच ख़त्म होने के बाद रवि शास्त्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि जम्मू के लोगों में मैच देखने का उत्साह नहीं है। अब वो श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर जाकर वहाँ के हालात जानेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर में इस लेवल के मैचेस हों या ना हों। लोगों का कहना है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में इन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मैच करवाना चाहते हैं, एक तो पहले स्टेडियम में पूरी साफ़ सफाई होनी चाहिए, लोगों के बैठने का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक दर्शक जो 400 रुपये की टिकट लेकर मैच देखने गए थे, उन्होंने मुझे वहाँ से 3 वीडियो क्लिप भेजे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनका खुद का कहना है कि भाई ये मैच कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है और कुछ भी नहीं है। हालांकि वो लोग गालियाँ निकालते थे। इस हिसाब से अगर BCCI जम्मू कश्मीर में मैच करवाना चाहती है और ऐसे अरेंजमेंट होंगे तो ये बात भूल ही जाइए कि लोग मैच देखने आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि लोग मैच नहीं देखेंगे, लोग मैच देखेंगे लेकिन घर बैठकर ही देखेंगे, टीवी पे आ जाएगा, वहाँ पे देखेंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि नेता लोग मैच नहीं देखेंगे या इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को भी चाहिए कि वो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दे और आगे जब भी कभी ऐसे मैच करवाने हों तो लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसका वो ध्यान पूरी तरह रखे ताकि मैच भी अच्छी तरह से हों और क्रिकेट एसोसिएशन को कुछ कमाई भी हो। अश्वनी जी, हम अपना मौलाना आजाद स्टेडियम में मैच देखने आए हुए हैं और यहाँ पे ना कोई LED चल रही है और ना ही कोई DJ सिस्टम है और 400 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट है। और आप एक बार यहाँ पे आके यहाँ पर दौरा करें, शायद आज मेरे ख्याल से लास्ट मैचेस हैं यहाँ पे। ये देखिए आप स्टेडियम का हाल खाली पड़ा हुआ, ना कोई यहाँ पे LED चल रही है, ना कोई DJ सिस्टम है और 400 यहाँ पे टिकट है। लोग बोलते ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कितने की टिप, भैया इधर आना, भैया इधर आओ, ये कितने की चिप्स है? ओए ये देखो 20 की चिप्स है, यहाँ पे 40 की मिल रही है। कितने की है? 30 रुपीज़ की मिल रही है। और यहाँ पे ना कोई डीजे है और ना ही LED चल रही हैं। ये सिर्फ BCCI कमाई का साधन कर रही है, जिसमें हम लोग, ये हमारे जम्मू के लोग हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। मेरी जय शाह जी से ही रिक्वेस्ट है कि इस स्टेडियम मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू को देखें और इसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो वाशरूम जाते हैं लोग, ना तो वाशरूम में पानी है, वाशरूम में कोई पानी नहीं है। देखो LED बंद है, यहाँ पे DJ कोई नहीं है, लोग घूम रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे अब? 400
खर्च किया हुआ तो घूमेंगे तो है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी देने का वादा जो मैंने किया था, वो मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही देनी थी, लेकिन ध्यान नहीं रहा तो दे नहीं पाया। वो जानकारी मैं आपको अब दे रहा हूँ। 1959 को 7 अक्टूबर के दिन 7 अक्टूबर के दिन ही अंतरिक्ष यान, रूसी अंतरिक्ष यान लूना 3 ने पहली बार चंद्रमा के उस हिस्से की तस्वीरें ली थीं जो हिस्सा पृथ्वी से देखा ही नहीं जा सकता। और वो तस्वीरें उसने उस समय ली थीं जब वो चंद्रमा की सतह से चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस कर गया था और वहाँ से 63,500 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों, ये भी जानकारी याद रखने के काबिल है। और उस यान ने उस समय 29 तस्वीरें ली थीं। दोस्तों, ये रही मेरी दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपने कभी स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती बोहरा का नाम सुना है, जिनको सभी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम से पुकारते थे? इन दुर्गावती बोहरा का जन्म 7 अक्टूबर को 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और 1918 में क्रांतिकारी भगवती बोहरा से इनकी शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। 19 दिसंबर 1928 को साइडर्स पर गोली चलाने के बाद जब सरदार भगत सिंह को सुरक्षित कलकत्ता पहुंचाने की बात आई तो दुर्गा भाभी ने पूरी ट्रेन में सरदार भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर सफ़र किया था और उनको सही सलामत कलकत्ता पहुंचाया था। ये वही दुर्गा भाभी थीं, दुर्गावती बोहरा थीं, जिन्होंने सरदार भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा के विरोध में 8 अक्टूबर 1930 को अंग्रेज सर्जेंट पर गोली भी चलाई थी। कम से कम हमें ऐसी महान हस्तियों को तो याद रखना चाहिए। और हमेशा की तरह आखिर में, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या मेरी दी हुई जानकारी महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और इसके साथ मुझे अपने कमेंट्स भी बताइए, अगर कहीं पे सुधार करने की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर पाऊँ। धन्यवाद।